वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। अब ये सॉल्वेंट्स और ऑक्सिलरीज क्या होती हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये ग्रीन केमिस्ट्री का 5th प्रिंसिपल है। और 5th प्रिंसिपल की डिमांड ये है कि आप ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस या सॉल्वेंट्स को अवॉइड करो जहां तक हो सके। अगर अवॉइड नहीं कर सको तो कम से कम ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करो जो हार्मफुल ना हो, हार्मलेस हो। या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मुझे इसका स्टेटमेंट या इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं ऐसा कहूंगा, द यूज ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस शुड बी मेड अननेसेसरी whenever possible and should be harmless when used। यानी अगर अननेसेसरी हो तो अवॉइड करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी बनाना चाहिए इनको। और अगर पॉसिबल ना हो सके यानी अवॉइड ना कर सको तो कम से कम ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करो या ऐसी ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस यूज करो जो हार्मलेस हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस हैं क्या। ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो रिएक्टेंट्स नहीं होते, या मैं बोलूंगा जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो फिर क्या करते ये रिएक्शन में हेल्प करते हैं, यानी इनकी वजह से रिएक्शन फास्ट होती है, अच्छी तरह से होती है। और अगर हमें प्रोडक्ट सेपरेट करना हो तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे सॉल्वेंट्स, सेपरेशन एजेंट्स, प्यूरिफिकेशन एजेंट्स या एक्सट्रैक्शन के दौरान जो हमें केमिकल्स लगते हैं, या वर्कअप के दौरान जो केमिकल्स लगते हैं जो प्रोडक्ट में तो नहीं होते, रिएक्टेंट भी वो नहीं होते, लेकिन प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना या रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने में ये काम आते हैं और रिएक्शन को अच्छी तरह से होने में ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं। मैं कुछ रिएक्शंस भी आपको बता सकता हूं। जैसे आप डाइल्स-एल्डर रिएक्शन करते हैं, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में आप डाइन और डाइनोफाइल लेते हैं। मान लीजिए आपने ए और बी लिया, तो इन दोनों को तो रिएक्ट होना है, लेकिन उसमें आप बेंजीन भी डालते हैं। बेंजीन क्या करता है, वो खुद रिएक्ट तो नहीं होता, लेकिन बेंजीन जो है इनके लिए, या टॉल्यूइन जो इनके लिए है, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन अच्छी तरह से होती है। अब सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मीन्स वो सब्सटेंस जिसमें आप रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करते हैं ताकि रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए, उनको आप कहते हैं सॉल्वेंट्स, यानी वो लिक्विड्स जिनमें आप इनको डिसॉल्व करते हैं। अब ये जो ऑक्सिलरीज और सॉल्वेंट्स होती हैं ये जनरली हार्मफुल सॉल्वेंट्स रहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल बेंजीन है, हार्मफुल है। हेलोजनेटेड सॉल्वेंट्स ये तो हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। इस तरह से मिथेनॉल या वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हेक्सेन है, इथाइल एस्टेट है, एसीटोन है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए हैजार्ड्स हैं, यानी नुकसानदेह हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक, मिथेनॉल इज टॉक्सिक। कम लेवल में अगर हम कम क्वांटिटी में लेंगे तो इससे ब्लाइंडनेस होती है, ज्यादा क्वांटिटी में किसी को दिया जाए तो इससे डेथ हो जाती है। इस तरह से ये जो हेलोजनेटेड सॉल्वेंट्स है ये भी एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है, एक्वेटिक लाइफ के लिए सेफ नहीं है, एटमॉस्फेयर के लिए सेफ नहीं है। तो फिर क्या करें? इनको हमें यूज करना ही पड़ता है, यानी इनकी हमें जरूरत पड़ती ही है जरूर, मतलब इनके बगैर काम नहीं चलता रिएक्शन में। अब क्या किया जाए? ठीक है, और इन सॉल्वेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है, पहले हम ये देखेंगे। देखो सॉल्वेंट्स जो रहते हैं, यानी ये जो लिक्विड्स, हम ये सब्सटेंसेस जो रहती हैं, इनको हम यूज करते हैं एज अ रिएक्शन मीडियम। अब रिएक्शन मीडियम क्यों लेते हैं? हम रिएक्टेंट्स को इनमें पहले डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद में रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी लिक्विड में 2 रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे तो एक तो यहाँ पे ये लिक्विड्स ब्रेक होके पूरी तरह से इस सिस्टम में फैल जाती हैं, और दूसरा कांटेक्ट जो रहता है 2 रिएक्टेंट्स के बीच में, वो कांटेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये रिएक्टेंट्स ब्रेक हो गए, पार्टिकल साइज ब्रेक हो गया,
तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रिएक्टेंट्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक समान रहता है, यानी टेम्परेचर मेंटेन होता है पूरे सिस्टम में। ठीक है, इस तरह से सॉल्वेंट्स को हम प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉल्वेंट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सॉल्वेंट को कैसे अवॉइड करें? दो तरीके हो सकते हैं। जहाँ पे हो सके वहाँ पे सॉल्वेंट को नो कह दो, अवॉइड कर दो, और जहाँ पे नहीं हो सके यानी जहाँ पे सॉल्वेंट के बगैर काम नहीं चलता तो वहाँ पे आप सेफर सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आइदर आप अवॉइड कर सकते हैं सॉल्वेंट्स या आप यूज कर सकते हैं सेफर सॉल्वेंट्स। अब सेफर सॉल्वेंट्स हैं क्या? सेफर सॉल्वेंट्स को मैं कह सकता हूं ग्रीनर सॉल्वेंट्स आल्सो। ग्रीनर सॉल्वेंट्स का मतलब रहता है या सेफर सॉल्वेंट्स का मतलब रहता है वो सॉल्वेंट्स जिनकी टॉक्सिसिटी लो हो, यानी जो लो टॉक्सिक हो, कम हो या टॉक्सिक ना हो। इस तरह से इनफ्लेमेबिलिटी उनकी कम होनी चाहिए, यानी या नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, यानी वो बर्न जल्दी नहीं होने चाहिए, फायर कैच नहीं करने चाहिए जल्दी, जिस तरह पेट्रोल या बाकी ऊपर वाले सॉल्वेंट्स फायर जल्दी कैच कर लेते हैं। इस तरह से नॉन म्यूटाजेनिक होना चाहिए, यानी डीएनए वगैरह पे वो असर नहीं करना चाहिए, कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, वो इवापोरेट जल्दी ना होना चाहिए। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी मतलब वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कीमत कम होनी चाहिए ऐसे सॉल्वेंट्स की, और इजी टू हैंडल, जिसको हैंडल करना इजी हो, और रिसाइकलेबल हो, जिसको हम बार बार यूज कर सकें। ऐसे सॉल्वेंट्स को मैं कह सकता हूं ग्रीनर सॉल्वेंट्स यानी सेफर सॉल्वेंट्स, और ग्रीनर सॉल्वेंट्स ही सेफर सॉल्वेंट्स हैं। अब हम ग्रीनर सॉल्वेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, एग्जांपल नंबर 1 है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या रहता है? सुपर क्रिटिकल सब्सटेंस का मतलब रहता है कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर के अबो हो। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो लाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये सब्सटेंस सुपर क्रिटिकल सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 31 डिग्री सेल्सियस। तो 31 डिग्री और इसके अबो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे, इसको हम कह सकते हैं क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉरी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके ऊपर अगर आप कितना भी प्रेशर लगाओ, इसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगाओ, आप सब्सटेंस को या गैसियस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 374 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रखोगे तो वो बन जाता है सुपर क्रिटिकल वाटर, सुपर क्रिटिकल वाटर। अब सुपर क्रिटिकल वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी फ्लूइड, ये एक ऐसा फ्लूइड रहता है जिसमें आप उसके लिक्विड और गैस फेज के बीच में फर्क नहीं कर सकते, यानी आपको वहां पे दोनों फेजेस एक साथ दिखेंगे, लिक्विड एज वेल एज गैस फेज। तो ऐसी सब्सटेंसेस में ये जो क्रिटिकल सब्सटेंसेस रहते हैं, सॉरी सुपर क्रिटिकल सब्सटेंसेस या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। जैसे इनमें गैस लाइक प्रॉपर्टीज भी रहती हैं और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज भी रहती हैं। ये रिएक्टेंट्स को सॉल्युबल करते हैं लिक्विड की तरह, और रिएक्टेंट्स के अंदर पेनिट्रेट होते हैं गैस की तरह, क्योंकि गैस की पेनिट्रेशन ज्यादा रखती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो ये गैस लाइक पेनिट्रेशन होती है इसमें, और लिक्विड लाइक सॉल्युबिलिटी होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में। ठीक है, ये हो गए एक टाइप। दूसरा जो टाइप है वो है, दूसरी कैटेगरी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं वो है आयोनिक लिक्विड्स। ये भी सेफर सॉल्वेंट्स है, या इनको मैं ग्रीनर सॉल्वेंट्स कह सकता हूं। अब आयोनिक लिक्विड्स क्या है? आयोनिक लिक्विड्स एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स है जो लो मेल्टिंग रहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट जिनका कम रहता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, और थर्मली स्टेबल रहते हैं, थर्मली स्टेबल, नॉन वोलाटाइल रहते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल रहते हैं,
यानी ना तो इवापोरेट होता है ना ही ये बर्न होते हैं, इन्हें ब्लास्ट होने का कोई खतरा नहीं है। और इनमें एक खास बात और है, इनमें हाई आयोनिक कंडक्टिविटी रहती है, आयोनिक कंडक्टिविटी जो है बहुत ही हाई रहती है। और वर्किंग रेंज यानी आप इनको यूज कर सकते हैं -50 डिग्री से +300 डिग्री सेल्सियस तक। तो यानी आपको जो भी कंडीशन की जरूरत पड़े आप इनको यूज कर सकते हैं। अब ये आयोनिक लिक्विड्स जो रहते हैं, ये आयोनिक होने के बावजूद लिक्विड क्यों रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों रहता है? क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक कैटायन और ऑर्गेनिक आयन, या एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक हो सकता है, उसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू प्योरली आयोनिक सॉल्ट्स, या मैं बोलूँगा प्योरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन ऐसी जो आयोनिक लिक्विड जो रहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। अब आयोनिक लिक्विड्स को आप कैसे बना सकते हैं या इनमें क्या रहता है? देखो, आयोनिक कंपाउंड मीन्स जिसमें एक कैटायन हो एक एनायन हो। तो आयोनिक लिक्विड इसमें जो जनरली कैटायन रहते हैं वो तो या तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम कैटायन रहता है, या टेट्रा एल्काइल फास्फोनियम कैटायन, या ट्राई एल्काइल सल्फोनियम कैटायन। इसी तरह से पायरिडीनियम कैटायन, पायरिडियम कैटायन, या पायरोलिडीनियम कैटायन, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ इमिडाजोलियम कैटायन। इमिडाजोलियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे 3 ही बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। इस तरह से एनायंस में आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, टेट्राफ्लोरोबोरेट भी ले सकते हैं, यानी BF4 नेगेटिव है ना। इस तरह से TFA यानी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड भी ले सकते हैं एनायन। और एनायन में आप ऐसा हेक्साफ्लोराइडो फॉस्फेट भी ले सकते हैं, इसको डाइसाइनामाइड भी ले सकते हैं आप। इस तरह से अल्काइल सल्फेट भी ले सकते हैं, मिथाइल सल्फोनेट भी ले सकते हैं, या आप टॉसिलेट भी ले सकते हैं एज एनायन। तो उनमें से कोई कैटायन, ऊपर में से कोई कैटायन, इनमें से कोई एनायन मिला दिया तो आपको एक आयोनिक लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से तीसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन टॉक्सिक लिक्विड पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स रहते हैं लेकिन लिक्विड स्टेट में, इनमें एक एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे आप पैग भी कहते हैं। पैग जो है, पैग पॉलीमर है लेकिन लिक्विड पॉलीमर है और नॉन टॉक्सिक पॉलीमर है, ये बायोडिग्रेडेबल भी है। सो इस तरह से पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, तो ऐसे जो पॉलीमर्स हैं, लिक्विड पॉलीमर्स, ये भी ग्रीन सॉल्वेंट्स हैं, ये भी, इनकी भी वोलाटिलिटी कम रहती है, टॉक्सिसिटी कम रहती है। तो ये हो गई तीसरी कैटेगरी। अब हम चौथी कैटेगरी भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ कैटेगरी इज वाटर। वाटर जो यानी सिंपल वाटर जो आप लेते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और ये ग्रीनेस्ट या और सेफेस्ट सॉल्वेंट बोल सकता हूं मैं। ये सबसे सेफ और सबसे ग्रीन सॉल्वेंट है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे मैंने डायल्स-एल्डर रिएक्शन की बात की थी, उसको हम बेंजीन में भी करते हैं और आप इसको वाटर में भी यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो तब हम वहां पे PTC यानी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। उसका लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, फेज ट्रांसफर कैटलिसिस का। इस तरह से यहाँ पे जो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये आप वाटर में कर सकते हैं, ये इजीली हो जाती है, ठीक है। तो आप वाटर को भी एज सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे पॉसिबल हो, ठीक। इसी तरह से और एक टेक्निक है हमारे पास में, हम सॉल्वेंट फ्री भी कर सकते हैं, सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस, यानी सॉल्वेंट को अवॉइड ही कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ज्यादातर अनकन्वेंशनल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस विदाउट सॉल्वेंट करते हैं और ग्राइंडिंग से करते हैं, या बॉल मिलिंग से करते हैं, या माइक्रोवेव्स में जो रिएक्शंस करते हैं, अक्सर हम उनमें सॉल्वेंट्स नहीं मिलाते। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक जो रिएक्शंस करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड प्रमोटेड सिंथेसिस, यानी अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस की वजह से जो हम रिएक्शंस करते हैं, उनमें भी जनरली हम सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से और एक कैटेगरी है हमारे पास में, सिक्स्थ
टाइप का जो ग्रीन सॉल्वेंट्स है वो है इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स। इसका भी लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, या आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स में हम क्या लेते हैं, इनमें हम पॉलीमर बाउंड सपोज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेते हैं, या पॉलीमर में बंद करके आयोनिक लिक्विड, यानी इन्हीं सॉल्वेंट्स को हम पॉलीमर के अंदर टिथर करते हैं और यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज समझ में आया होगा। इसको कैसे करते हैं, मतलब कैसे कौन कौन से सॉल्वेंट्स सेफर हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं, हम सॉल्वेंट्स को यूज क्यों करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में मुझे बता देना।